पश्चिम बंगाल में 4 हैं, सही जवाब। और नॉर्थ ईस्ट में, यानी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उसका मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 चुनावी लागू है। ये याद रखना, डबल सिस्टम, ठीक है। बेसिकली ये जनसंख्या के हिसाब से बटा हुआ होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो था आजीविका, और आजीविका में आप बस 2 अनुच्छेद के बारे में लिख लीजिए, बाकी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद है 39 यानी कि 39, आर्टिकल 39, और इसमें 2 आर्टिकल है, कंफ्यूज मत होना। एक ये, ठीक है, आर्टिकल 39 ए और आपका ई। एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 कैपिटल ए भी है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, और हिंदी वाले भी कंफ्यूज ना हो। हिंदी में बड़े वाले को लिखा जाता है 39, ठीक है, क्योंकि ये विधिक सहायता कोई भी राज्य के अंतर्गत जो मुफ्त सरकार देती है उसके बारे में बात करता है, परंतु यह दोनों जो अनुच्छेद हैं वो ये बात करते हैं कि पुरुष और महिला के लिए समान रोजगार की परिस्थितियां होनी चाहिए, एवं किस तरीके से सरकार रोजगार के लिए, अच्छे रोजगार के लिए क्या क्या प्रयास करती है संसाधनों के क्षेत्र में। तो ये चीज़ हो गई क्लैरिफाई, ठीक है। अब आ जाते हैं आज क्लास 7 की एनसीईआरटी। अब क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसका जो पहला चैप्टर है वो बात करता है इक्वालिटी की। किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। अब आप लोगों ने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी तमाम किताबों से, जिसमें से एक बहुप्रसिद्ध किताब है, पढ़ी है? लूसेंट पढ़ी? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? चलो, ये घटना चक्र, लक्ष्मीकांत, बीडी बासु, या इसके अलावा अन्य किताबें पढ़ी है? अब लूसेंट वाले पहले बताएं जिन्होंने लूसेंट पढ़ी है कि समानता क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है। बताओ भाई, किन किन ने लूसेंट पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। मैंने तो पढ़ रखी है लूसेंट, बताओ। किसी ने नहीं पढ़ी? आपने पढ़ी है? लूसेंट वाले बताइए कि इक्वलिटी क्या होती है, समानता क्या होती है। इक्वलिटी मतलब समानता क्या होती है? आपने तो लूसेंट पढ़ी हुई। अगर और ये इतनी बेसिक चीज़ है कि कोई भी ऐसी किताब है उसमें आपने मिली है। खड़े हो गए सर, तभी अच्छा, ठीक है। और कोई घटना चक्र वाला, लक्ष्मीकांत वाला बताना चाहेगा, अटेंड करना चाहेगा? समानता की समानता क्या है? अनुच्छेद बता दीजिए, वहाँ पर जो अनुच्छेद बने हैं बताइए साहब। एक सेकंड, सार्थक काम से बोल रहे हैं? अरे अभी कुछ इसके अलावा और कोई आप बता रहे थे, प्लीज बताएं। समानता की जाति और किसी भी वजह स्त्री पुरुष के अनुसार बराबरी हो। हाँ, ये भी अच्छी बात है, मतलब आपको शाब्दिक अर्थ और थोड़ा परिभाषा के बारे में ज्ञान है, जानते हुए अच्छा लगा। बैठ जाइए, अच्छा आंसर दिया आपने। लूसेंट वालों ने किसी ने ये आंसर नहीं दिया। आप मुझे ये बताओ, यूपीएससी मेंस में इतना लिख के आओगे पास हो जाओ? और जैसा लूसेंट में लिखा हुआ है वैसा लिखा है तो भगवान की दुआ से 1-2 नंबर भी पा जाओ। तो पहले तो ये समझो कि यूपीएससी के लिए जो किताब है और आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया में करा रहा हूँ क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी चीज़ को विस्तार से लिखना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होना चाहिए, पहला उसका इतिहास और दूसरा जो अनुच्छेद है उसे संविधान में उठा करके रखा कीजिए। और ये आपकी लूसेंट की किताब नहीं बताएगी। लूसेंट की किताब आपको ग्रुप डी में पास करा देगी, सीटेट में पास करा देगी, और हो सकता है टीजीटी, पीटीटी, एनपीएस, केंद्रीय विद्यालय और तमाम परीक्षाओं में भी पास करा देगी। लेकिन यूपीएससी के प्री और मेंस के लिए किताब आपकी सहायक नहीं है। तो जो लोग ब्लाइंड फोल्डली सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए किताब फॉलो कर रहे हैं तो उसको अपने घर पे उठा के रख दें, और जो अन्य सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जैसे पैट है और भी ग्रुप डी की तमाम है फॉलो करते हैं। देन एक किताब आती है घटना चक्र। घटना चक्र स्टेट पीसीएस परीक्षा के लिए एक समय पर रामबाण साबित होती थी 2018 से पूर्व, क्योंकि 2018 के बाद में क्या हुआ, स्टेट पीसीएस आयोग ने अपने उत्तर प्रदेश के एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें ये वर्णित कर दिया कि यूपीएससी का सिलेबस हम फॉलो करेंगे और जिस पैटर्न पे यूपीएससी चलता है वही फॉलो करेंगे।
तो यहीं पे ये किताब हो गई खत्म। हालांकि इसके प्रश्न और उत्तर आप करोगे उसमें आपको अच्छे लेवल के स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कम द लक्ष्मीबाई। इसको आज की डेट में कहते हैं बाइबल ऑफ यूपीएससी पॉलिटिक्स। बाइबल का मतलब समझते हो? बाइबल एक धर्म की किताब है। ऐसा मानना है कि इस किताब को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप पॉलिटी की इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे। और मैं कहता हूँ कि इस किताब के अलावा अगर आप कक्षा 11 की एनसीईआरटी और उससे पहले बाकी की एनसीईआरटी अगर समझ गए तो इस किताब को पढ़ने में तो आपको सहायता मिलेगी मिलेगी। साथ ही आप जब भी मुख्य परीक्षा में जाओगे तो आपके लिए बाकी एग्जाम और बच्चों की नॉलेज के कंपैरिजन में अच्छा ज्ञान होगा। आज हम बात जो करेंगे वो इक्वलिटी में बात करेंगे, अनुच्छेद 14 के बारे में। और आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी आपसे आज डिमांड क्या करता है, एक आर्टिकल के बारे में कितनी जानकारी होना चाहिए। इससे पहले आपने आर्टिकल 14 पढ़ा? आर्टिकल 14 का मुख्य काम क्या है, ये बता सकता है? समानता देना। मान लिया कि समानता देता है। समानता किसमें समानता देता है? आपके कक्षा 7 की एनसीईआरटी में एक स्टोरी है, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडियोलॉजी मिल जाए। होता यह है कि वोटिंग का टाइम होता है और इलेक्शन की लाइन लगी हुई होती है। एक महिला होती है, ठीक है, और महिला आमतौर पर जो आपको पता है कि कई ऐसी महिलाएं होती हैं, आज तो कल तो पुरुष भी हैं, जो घर पे जाकर के आपके यहाँ हाउस होल्ड के काम करते हैं, जैसे बर्तन धोना, साफ सफाई करना। तो इसमें महिला के अंदर जो बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया है कि एक महिला लाइन में लगी हुई है और उसके पीछे जिसके घर पर वो काम करती है महिला, जो उसके मालिक हैं, वो भी पीछे लगे हुए हैं। तो वो महिलाएं आपस में लाइन में मुझसे कर रही होती है कि अरे जैन साहब भी इस लाइन में लगे हुए हैं, जैन साहब इस लाइन में लगे हुए हैं। तो इससे तुरंत ही आपके दिमाग में एक चीज़ फिट हो जानी चाहिए कि क्या होता है कि भारत के अंदर विधि है समानता की, वोट डालने की लाइन में सब लोग इक्वली लगते हैं। अब दूसरे दृश्य पे आ जाओ, इसी पार्ट पे क्या होता है कि इसकी बिटिया बहुत बीमार होती है, जो महिला होती है, जो दूसरों के घर पे काम करती है, ये अस्पताल में लाइन में जाती है। तो देखती है वहाँ की जैन साहब जो है वो गवर्नमेंट डॉक्टर की चैम्बर से बाहर आते हैं और अच्छे से मुस्कुराते हुए, और जबकि ये बेचारी एक लंबी लाइन में लगी हुई है जिसमें पता नहीं इसका नंबर आज आ भी पाएगा नहीं भी आ पाएगा। यहाँ पे तो समानता फिर होगी, यहाँ पे तो कोई समानता नहीं। तो ऐसा क्यों है? हमारे भारत के अंदर अगर हम बात करें और समानता का सिद्धांत है तो दो जगह आपने सिचुएशन देखी। एक जगह वोटिंग राइट मिला, तो वोटिंग राइट वाली लाइन में आपने क्या देखा कि समान लाइन लगी हुई है, उनके जिनके जो मालिक हैं जहाँ पर वो काम करती है वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी लाइन जब अस्पताल की बात करी जाए तो उस लाइन में वो महिला जो है वो कतार में लंबी पीछे लाइन में लगी है और उसके मालिक जो है वो निकल गया। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 की बात करी तो उनके दिमाग में एक बात आई कि हम भारतीयों में किस चीज़ की समानता की जो है जिम्मेदारी ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही क्यों है कि समानता को मौलिक अधिकार में डाला है, या मौलिक अधिकार होते क्या है? तो आज आपके लिए जानना सबसे पहले जरूरी है कि मौलिक अधिकार क्या है। आप सभी ने एक बेसिक चीज़ पढ़ी होगी कि हमारे भारत के अंदर भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक वर्णित है मौलिक अधिकार। ये सबको पता है? अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। संविधान में चैप्टर दिए हुए हैं, उसमें 3rd चैप्टर है, तीसरा पार्ट है, उसमें वर्णित है कि हमारे फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपने थोड़ा सा भी संविधान पढ़ा हो कि अनुच्छेद 12 और 13 किसी प्रकार के मौलिक अधिकार की बात नहीं करते हैं, शुरू 14 से ही होता है, तो फिर 12 और 13 का रोल क्या है? 12 में जो है इसकी राज्य की परिभाषा है, वो तो अनुच्छेद 36 में भी है। फिर राज्य का रोल क्या है? और इसके अलावा जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 का क्या रोल है? सोचो, दिमाग लगाओ कि एक राज्य की परिभाषा 12 में भी लिखी है, 36 में भी लिखी है। एक राज्य मौलिक अधिकार में आ रहा है, एक राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व में चली गई है। राज्य के विरुद्ध मतलब राज्य की परिभाषा दे रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट कराएगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं, मेरा सवाल ये है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्यों दी है? अनुच्छेद 36 में तो है, उन्होंने 12 में अलग से परिभाषा क्यों दी है? ये यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन रह चुका है। वाई आर्टिकल 12 हैज़ बीन डिफाइंड एज स्टेट। सिर्फ और सिर्फ उसने इतनी सी बात पे 250 शब्द पूछ लिए आपसे कि राज्य की परिभाषा दो और राज्य होता क्या है। तो इसलिए राज्य को समझो कि राज्य होता क्या है। राज्य का मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस बार छुट्टियाँ जाने कहाँ जाना चाहते हो, तो आप कहोगे सर गर्मी बहुत है, पहाड़ पर जाना है। वहाँ पे मुझे क्या होगा, एक तो पहाड़ होंगे सुंदर सुंदर, बर्फ का नज़ारा होगा, बढ़िया ऊंचाई पे जाएंगे, दोस्तों के साथ देखेंगे, और अगर और कहीं निकल गए तो ये आपको ऐसी जगह चाहिए। और यही आपसे बात करी जाए कि आपको कैसा राज्य चाहिए, तो आप में से कुछ कहेंगे हमें ऐसा राज्य चाहिए जहाँ भेदभाव ना होता, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, नौकरियाँ हो, रोजगार की बात होती है, और वहाँ पर महंगाई भी ना हो। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्र क्या है, तो आप राष्ट्र की परिभाषा दे देंगे, ऐसा राष्ट्र जहाँ पे सरकार अपने नागरिकों को सर्वोपरि रखती हो और सबसे ऊंचे हित पे रखती हो। तो यहीं पे शुरू हो जाती है स्टोरी की राज्य की। अब थोड़ा सा इतिहास पे जाएंगे। अगर आपने प्राचीन काल पढ़ा हो अच्छे से, तो आपको पता है फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम था। फ्यूडल का मतलब होता है सामवंत सिस्टम। सामवंत का मतलब ये होता था कि पूरे भारत के अंदर एक जगह पे राजा बैठ जाता था आकर के, जो कि मुख्यतः दिल्ली का केंद्र होता था, और वो अलग अलग राज्यों पे छोटे छोटे राजा बैठा के राज्य किया करते थे। तब भी राज्य था, आज भी राज्य है। तो उस राज्य में और इस राज्य में अंतर क्या है, और यही अंतर आपको बताएगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या होता है। ये स्टोरी शुरू होती है 1215 से। अपनी कॉपी में हेडिंग डालो 1215, 1215, 1215, और उसके बगल में लिखो महान प्रपत्र, मैग्ना कार्टा। महान प्रपत्र मैं लिख दे रहा हूँ, महान प्रपत्र। बिल्कुल भैया, बिल्कुल कहा गया है। अभी हम धीरे धीरे आएंगे, स्टोरी नहीं पहुँचेगी, लेकिन उससे पहले हम टाइम ट्रेवल कर लें। मेरे पास टाइम मशीन तो नहीं है जो 1215 में ले जाऊँ, तो मैं बता सकता हूँ कि उस समय का दौर कैसा था। वो भी किताबों से पढ़ के। मैग्ना कार्टा, MAGNACARTA, मैग्ना कार्टा। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके पीछे का बेस क्या है, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो भारतीय संविधान में जो हम लोग कहते हैं ना, कई चीज़ें भारतीय संविधान में चोरी करके लिख दी गई है, चुरा के लिख दी गई है, आपका एक वो भी कंसेप्ट आज भी होगा, ठीक है। मैग्ना कार्टा की जो शुरुआत होती है, टाइम होता है 1215 का, और इंग्लैंड के अंदर एक किंग होता है, उसका नाम होता है जॉन। क्या नाम होता है? जॉन, किंग जॉन। देखिए, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, आप सब जानते हैं। एक राजशाही होती है, एक लोकतंत्र होता है। राजशाही का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि आपको चुनेगा। अब पहले क्या होता था कि अगर पहले की बात करें तो राजशाही का कंसेप्ट चलता था। पहले राजशाही का कंसेप्ट चलता था, और राजशाही का मतलब ये होता था कि राजा का बेटा राजा होता था। अब आप मुझे ये बताओ कि भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ है। अगर सबको अपने विचारों के अनुसार राष्ट्र का निर्माण करने की आज़ादी दे दी जाए, तो पता नहीं कितने तो लोग हैं सबसे पहले अपने दुश्मनों को उड़ा देंगे, कितने तो लोग हैं जो बाहर वाले नेपाल को बैठ डालेंगे, कुछ भी कर सकते। इसी की आइडियोलॉजी में कोई ये करेगा PUBG को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देंगे, कोई ये करेगा कि क्लासों में रात की पढ़ाई को बंद कर दो। तो अलग अलग सिस्टम है। एक्चुअली इसी तरीके की बेबुनियादी बातें जो है वो हमारे जॉन साहब कर रहे थे, ये यही फालतू काम कर रहे थे। जॉन साहब का क्या मानना था कि इंग्लैंड के अंदर इनका शासन था। ये कहते थे किंग इज नेवर रॉन्ग, यानी कि राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। इन्होंने पता नहीं कितनी पुरानी नीतियाँ और कितने पुराने ऐसे नियम थे जो वहाँ पर चले आ रहे थे, इन्होंने सबको निरस्त कर दिया और बोले आज से मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं कौन हूँ? किंग, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो जॉन ने ये सारे काम करने लगे। अब हुआ क्या कि जॉन की जो प्रजा थी वो जॉन से हो गई बहुत खफा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को बड़ी सुबह को सफा, तो वही हाल इसका था। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रात में नियम बनाते थे और सुबह शराब पीने से भूल जाते थे, उसके बाद इनको कुछ याद नहीं रहता था। अब दिक्कत क्या आने लगी कि अगर कोई भी चार्टर यानी कि प्रपत्र होता, तो जो प्रपत्र राजा साइन कर देता था तो वो क्या होता था, लोगों के लिए हुक्म की तरह हो जाता था और उस हुक्म की तामील होनी हुई। अब हुआ क्या कि जॉन साहब ने अगले दिन उठे और इन्होंने कहा आप सभी के लिए आज मैं एक नए नियम की घोषणा करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले आज से ये होगा कि पूरी प्रजा कभी भी घोड़े पे नहीं बैठेगी। आप सब कन्फ्यूज होकर घोड़े पे नहीं बैठेगी, क्योंकि आपको पता है कि किंग और एलाइट क्लास उस समय घोड़े पे चलती थी। ठीक है, तो सब लोग बड़ा परेशान हो गए। सबने कहा कि ये कैसे नियम हो गया, हम क्यों नहीं बैठेंगे? तो राजा ने कह दिया आज से तुम लोग घोड़े पे बैठना छोड़ो,
घोड़ा खरीदने के भी हकदार नहीं। अब प्रजा का हो गया दिमाग खराब। अब तक तुम प्रजा के शौक पे छोड़ दे रहे थे, चल रहा था। अब तक तुम प्रजा की और चीज़ों को कर्टेल यानी काट छाट कर रहे थे, चल रहा था। अब सर इन्होंने दिक्कत कर दी, ये घुस गए धर्म में। और धर्म में घुसने का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई धर्म में घुस जाता है तो फिर उसके बाद में तो बस धर्म उसको घुसेड़ लेता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहाँ पे चर्च का जो अधिकार, पहले सब लोग चर्च के अंतर्गत गवर्न होते थे। अगर चर्च ये कह दे कि दिन है तो रात को दिन माना जाता। वो यहाँ तक कि चर्च ने तो ये भी कह रखा था कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो हमारी फ्लैट है, यानी कि समतल है, ना कि गोल, क्योंकि वो लोग इतने अंधविश्वासी थे। अब होता क्या है कि किंग जॉन को विरोध देने को शुरू हो जाता है, क्योंकि किंग जॉन घुस जाते हैं धर्म में। इनको माइक दो, कोई बात नहीं, आप बाद में डिस्कशन कर लेना, फ्लो होता है, थोड़ा सा मेरा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि किंग जॉन जो थे, उन्होंने जब धर्म के अंदर घुसे तब लोगों का हो गया दिमाग खराब। आप लोगों ने कहा अब हम राजा को नहीं बख्शेंगे, ये तो रोज सुबह उठा था, कुछ ना कुछ निकाल रहा था। लोगों ने इनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया और डिमांड हुई किस महान प्रपत्र में। अब जरा राजा ने देखा कि सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं और राजा के खिलाफ एक आंदोलन खोल दिया है, तो राजा क्या हुआ, राजा ने इन्होंने अगले दिन मॉर्निंग में देखा कि इनके घर के बाहर, इनके किले के बाहर हजारों लोग लंबी लाइन में खड़े हुए थे कि आज तो या तो राजा नहीं या धर्म नहीं या हम। तो राजा ने कहा ठीक है, तुमको जो भी चाहिए मैं सहमत होता हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। तब वहाँ के लोगों ने मांग करी कि हमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दे दो जिस मौलिक अधिकार को राजा आए और राजा जाए, परंतु कोई तोड़ना, और जोर से बोलो, परंतु कोई तोड़ना। तो यही से उपज होती है, यही से सोच आती है कि मौलिक अधिकार। इसलिए हमारे संविधान के अंदर ऐसे मौलिक अधिकार डाले गए हैं जो कोई भी राजतंत्र या कोई भी लोकतंत्र का व्यक्ति आ जाए परंतु मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए मौलिक अधिकार को बहुत ही ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। एक बेस समझ में आया कि मौलिक अधिकार की मांग क्यों थी। अब ये तो कहानी थी भैया लंदन और यूएस की, अभी तो इंटरेस्टिंग कहानी रह गई अमेरिका की। अब अमेरिका की भी थोड़ी कहानी सुन लो। ये कहानी है भैया अमेरिका की, जिसको प्यार से यूएस बोलते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि यूएस और अमेरिका में अंतर क्या है? ये एक ही नाम है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। ऐसी ब्रिटेन और यूएस में कोई अंतर नहीं है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन। अमेरिका के अंदर कितने राज्य हैं? 50। और ये दोनों ही जो देश हैं, ये जो देश हैं आपस में संधि करके और छोटे छोटे देशों को अपने में मिला के रखते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं भैया अमेरिका के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, बस ये लिख लीजिए फ्लो चार्ट बना के, मैग्ना कार्टा 1215 और एक ऐसे नीचे लाइन खींच करके जॉन, और जॉन से सब लोग हो गए थे परेशान। अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो उसमें आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी में डिटेल होगी। आप अपनी इस कॉपी में अपने रिमेम्बरेंस के लिए जैसे आपको याद रहेगा, वो ढूंढी था, खराब पीता था, उसने गधे बंद कर दिए, घोड़े बंद कर दिए, वो आप, क्योंकि नोट्स आपकी सोच को दर्शाते हुए याद आना चाहिए। आप आगे बढ़े, लिख लो पहले। अब ऐसी कहानी है भैया हमारे अमेरिका में एक व्यक्ति था जॉर्ज मैसन। क्या नाम था उसका? जॉर्ज मैसन। कहते हैं कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स की मांग उसी ने करी थी। अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि अमेरिका में अधिकार पत्र की मांग या फिर अमेरिका में मौलिक अधिकार की मांग। तो समय ये होता है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत नौटंकी चल रही थी। अमेरिका अपना संविधान बना चुकी थी और अमेरिका ने अपना संविधान बनाने के बाद उसमें मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज़ डाली नहीं, जबकि 1215 से 1700 के टाइम पीरियड के अंदर इनको कितनी बड़ी सीख ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई भी मौलिक अधिकार ऐड ही नहीं करा। अब इस पर क्या हुआ कि जॉर्ज मैसन नाम का जो व्यक्ति था वो भड़क गया। उसने ये कहा कि ये क्या मतलब है तुम्हारा? कल को अगर अमेरिकन यूएस के अंदर कोई और दूसरी गवर्नमेंट आई, कोई और दूसरा किंग आया, तो वो अपने हिसाब से नियमों को बदल देगा। और मौलिक अधिकार जो होते हैं, अभी आपने पीछे देखा, वो एक गारंटी होती है कि कोई भी आए कोई भी जाए लेकिन उनको बदलना पाए। तो यहाँ पर तो कोई भी आ रहा है, कोई भी बदल रहा है। इसको लेकर के जॉर्ज मैसन नाम के व्यक्ति ने प्रोटेस्ट शुरू करा। क्या शुरू करा? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब वेरी गुड। जॉर्ज मैसन ने कहा भैया हमको बिल ऑफ राइट
चाहिए एनी हाउ, क्योंकि बिल ऑफ राइट एक एश्योरिटी देता है कि प्रजा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यह संविधान की किताब जो उनके यहाँ चल रही थी ये रिजर्व। अच्छा, अमेरिका के अंदर एक और ही अलग तरीके की स्टोरी चल रही थी। अमेरिका जो है वो नस्ल भेद का एक अड्डा था। अमेरिका जो है नस्ल भेद का एक अड्डा था। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक और व्हाइट को लेकर के इतना बड़ा अंतर था कि वो लोग ब्लैक पीपल को चलती बस में अलग बैठा होते थे, लात मार के निकाल देते थे। आप बोला इसका प्रोटेस्ट जो आप कह रहे हैं आज से 2 साल पहले घटना हुई जिसमें जॉन नाम की व्यक्ति को मार दिया गया था, उसका कुछ नाम था, तो वहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट चला था सिस्टम बन गया। तो क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर नस्ल भेद बड़ी चरम सीमा पर चल रहा था। अब वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको चिंता ये थी कि हमारा कोई मौलिक अधिकार तो नहीं, हम तो यहाँ ऑलरेडी स्लेव्स की तरह रहते हैं। और आपको पता है, मैंने बताया भी था कि जो स्लेवरी है, गुलामी है, वो 1818 के दशक में जाके समाप्त हुई। लेकिन अभी तो 1818 चली नहीं है, अभी तो सर 1787 और 1789 का टाइम पीरियड चल रहा है। अभी तो वो जम के नस्ल भेद करेंगे। उनके लिए मैंने फिर आपको एक चमड़ी के आधार पर जो वो भिन्नता करते थे कक्षा 6 की NCERT में, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट बोलते थे, वो भी मैंने आपको बताया और मैंने नोट्स में दिया। इसके अंदर वो चमड़ी के अनुसार अलग अस्पताल, अलग कॉलेज, अलग जगहों पे, इनफैक्ट अपने शहर में अच्छी जगह जमीन लेने तक का अधिकार नहीं देते। इन चीज़ों के चलते तो आंदोलन चल ही रहे थे। वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारे अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं और हमें अधिकार दें। अब तक यूएस के संविधान के अंदर 29 संशोधन हो चुके हैं। कितने? कई जगह आपको 27 भी मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंटली अभी गूगल करोगे आज की डेट तक तो 29 संशोधन किए जा चुके हैं। और इस 29 संशोधन में 2 संशोधन मुख्यतः 12 और 13 और 14 को भी आप देख सकते हो। ये 3 संशोधन ऐसे किए गए जिससे बिल ऑफ राइट को शक्ति प्रदान की गई या बिल ऑफ राइट डाला गया। यहाँ पे भी आप टाइम पीरियड जरा देखिए, गौर कीजिए। 1787 से मांग और आंदोलन करते करते तो 2 साल लग गए, 1789 तब जाकर के बिल ऑफ राइट इनको मिला। क्या मिला? बिल ऑफ राइट, यानी कि अधिकारों का मांग पत्र। अमेरिकी सिद्धांत विधेयक भी आप इसको लिख सकते हो या लिख सकते हो अमेरिकी मौलिक सिद्धांत विधेयक, ठीक है। और अभी नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं, बस स्टोरी की तरह इसको समझिए। अब हुआ क्या कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की टर्म आई तो वो 2 घटनाएं देख चुकी थी। 1215 की, 1789 की घटना। अमेरिका या यूएस अगर कभी भी इंडिया के ऊपर कोई वोट पे मजाक उड़ाता है तो सबसे पहले तो उसे सीख लेना चाहिए। उन्होंने अपनी महिलाओं को 1930 में वोट डालने का अधिकार दिया संविधान में संशोधन करके। और हमारे यहाँ संविधान बना उससे पहले भी हम, जब ब्रिटिश लोगों के आधीन थे, तब भी हम 1921 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे चुके थे। और जब 1949 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तब भी हमारे यहाँ महिलाओं के मत के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रावधान उसके अंदर मौजूद, ये आप जानते हैं। फिर अमेरिका ने अपने यहाँ से स्लेवरी हटाई, गुलामी हटाई। हमारे भारत में गुलामी हटाने के लिए, स्लेवरी हटाने के लिए पहले भी कानून थे, अनुच्छेद 17 भी आया, 23 भी आया। हम लोगों ने, भारतीय संविधान वाले लोगों ने पूरी सीट ली 1215 और 1789। अब आप मुझे खुद बताओ अपने दिमाग से कि जब भारत का संविधान बनेगा तो क्या हमारे भारत के लोग ये जो 2 सिद्धांत निकल के आए हैं जिनसे समानता जो है भारत के अंदर भी लाई जा सकती है, छोड़ देंगे या समानता को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में, यानी कि संविधान के अंदर जो डिबेट होती है, जब आपस में जैसे इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप बैठ के बात करता है कि ये विधि हम लाना चाह रहे हैं संविधान में, तो आप उसको अपोज करोगे, नहीं ये चीज़ गलत है, ये कहेंगे गलत नहीं है, ये उसको न्यायोचित ठहराने की कोशिश करेंगे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट हो रही थी तो भीमराव अम्बेडकर जी से कहा गया कि क्यों ये कॉपी नहीं होगा, आप अमेरिका के अंदर से ऐसा लाना चाह रहे हो, यहाँ के अंदर से ऐसा लाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी कॉपी नहीं होगा। फिर जब हमारे यहाँ हम लोकतांत्रिक प्रणाली को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम लोगों को समानता नहीं देंगे और समानता नहीं रहेगी तो क्यों लोग जो है वो जस्टिस की उम्मीद रख पाएंगे? जब तक न्यायालय के अंदर सभी लोगों को एक समान नहीं समझा जाएगा तब तक हम कैसे उम्मीद करेंगे कि जैसा कि दृष्टिकोण होकर जाएगा वो सबके प्रति। अगर वोटिंग लाइन में किसी को वरीयता दी जाने लगे तो उसको क्या कहेंगे? असमानता कहेंगे। भाई आप में से कोई भी ऐसा बैठा हुआ हो जो शहर के अंदर एक ही पोलिंग स्टेशन पर जाकर 2 वोट डाल के आया हो या डाला हो, इलीगल तरीके से तो भले गाँव में प्रधानी की डाल दी, लेकिन अगर आपसे कहें कि शहर के अंदर कोई विधायक का चुनाव है तो आप में से कोई भी ऐसा हो जो पोलिंग स्टेशन पे अभी वोट डाल के आया और दोबारा उसी को वोट देने चला जाए, उसी पर नहीं है ना, किसी को 2 वोट का अधिकार नहीं है।
नहीं है ना, तो यही समानता का प्रिंसिपल है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 14 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिखो हेडिंग डालो, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स क्लियर। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें रहेगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारत में क्या योगदान देते हैं? मौलिक अधिकार भारत में क्या योगदान देते हैं एवं मौलिक अधिकार के बनने का इतिहास स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपने 2 दिन निबंध लिखिए, जो आज लिखना चाहे आज लिखिए, कल देख सकते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या मौलिक अधिकार देते हैं, ठीक है, एवं मौलिक अधिकार के इतिहास का वर्णन कीजिए, या मौलिक अधिकार बनने के इतिहास का वर्णन कीजिए। लिख लिया प्रश्न? इंग्लिश वालों टेंशन मत लेना, मैं नोट्स के नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, जब 17 लगता मार्कर मेरे टाइम पे ही नहीं, जब 1789 के अंदर अमेरिका को बिल ऑफ राइट मिल गया, तो 1803 में उनके वहाँ यानी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, और आप लोगों का एक मिथ्या या फिर कोई नया तथ्य आप लोगों को पता चलेगा। 1789 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट अडॉप्ट कर ली, लागू कर ली, एनफोर्स कर दी, उनके पास एक बिल ऑफ राइट हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। अब कोर्ट में मामला पहुंचा कि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार राज्य ने हनन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो मामला पहुंचा। अब मामला किसके पास पहुंचा है? न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका ने उस मामले में 1803 में उस व्यक्ति को सही ठहराते हुए कहा कि संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई चाह के भी नहीं कर सकता एवं मौलिक अधिकारी व्यक्ति को शान से जीने की प्रेरणा देते हैं। और ये यही 1803 का जो पहला केस था, यही भारत के अंदर बना न्यायिक पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू। 1803 से हमारे कोर्ट्स को पावर मिल गई, उनको कभी भी सरकार की बनाई किसी भी नीति पे अगर उनको लगता है कि मौलिक अधिकार के वो खिलाफ है, तो वो उसके ऊपर या तो स्वयं या कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा मामला न्यायालय में दर्ज कराने पर संज्ञान में ले सकते हैं। और वो केस था मेलबरी वर्सेस मैसी। मेलबरी वर्सेस, लिख लो उसको, मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति भारत के संविधान में कब से मिली, तो आप लिख दोगे 1803। संविधान का कोई भी एक ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसके पीछे ऐसा लंबा इतिहास हो, जिसके पीछे अपनी एक कहानी ना हो, और जिसके पीछे लेकर के कोई ट्रेजेडी ना हो। बस फर्क इतना है कि संविधान को पढ़ने के लिए हमें ये कहानियों से जूझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। केस का नाम है मेलबरी। इंग्लिश वालों के लिए मैं स्पेलिंग बोल दूँ इंग्लिश में, आप लोग लिख लेना, हिंदी में लिख दूंगा, वरना मेलबरी। हाँ, अच्छा अच्छा, मार्कर भाई कोई आज नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मेलबरी वर्सेस मैरिसन, और ये केस कौन सी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में। अब कब हुआ था? 1800। इससे हमारे भारतीय संविधान को न्यायिक पुनर्विचार का सिद्धांत मिला, और ये वही इंपॉर्टेंट केस है जिसको जजेस कोट करते हुए कहते हैं कि भारत के अंदर PIL भी कोई चीज है। इसके बारे में बात करता है PIL, जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका हम जब लेके जाते हैं तब भी तो हम ये देखते हैं कि जन के हित की याचिका, कि जन के जो हित है उनका उल्लंघन हो गया है, आप हमारी याचिका की सुनवाई करो। तो इस तरीके के जो भारत में नियम आए, भारत में अनुच्छेद है, उनके पीछे की कहानी आप देख रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्टेड है। यहाँ तक ये फैक्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब भारतीय संविधान बनाए, बना तो नहीं सकते, पढ़ सकते, हाँ कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंप्यूटर वालों पैड वालों कंट्रोल सी कंट्रोल भी चल रहा है। चलो
अब देखो होता क्या है, भारत ने जब अपना संविधान बनाया, अब आप ये तो अंतर समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। और अगर कोई भी ये कहे कि भारत के संविधान से कोई भी अनुच्छेद काटा जा सकता है, निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल निकाला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को काट करके नहीं निकाला जा सकता। एवं हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनको जैसे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मिले हैं। काय सोलो भैया जाओ पानी पियो और कुछ बात बात कर, तो जल्दी भाग के जाओ 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 जाओ, सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, वैसे ही जाइए ठंडा पानी पर ऐसे ऊपर करिए और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लगे जूस ले रहे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक स्टोरी जो है उसमें एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती है, भैया कौन सा मार्कर दिए तो और नहीं चल रहा अभी लिंक डाला। मुझे लग रहा है ये आज फिलहाल ये लग रहा है आज बोर्ड जो है वो गीला हो गया, इस वजह से हो सकता है। अब आर्टिकल 12 थोड़ा क्लियर हुआ। आर्टिकल 12 में जो राज्य है उसका मतलब वही है कि आपके यहाँ पे लोकतंत्र हो, राजशाही हो, कुछ भी हो जाए, परंतु वो 14 से लेकर के यानी 12 से लेकर के 35 तक के अंदर कोई भी मौलिक अधिकार अगर आप उसके खिलाफ प्रैक्टिस कर रहा है तो हम राज्य के ऊपर न्यायालय जाकर के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत राज्य की फटकार लगा सकते हैं। और ये होता ही किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से घूमने की आज़ादी है अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के जाना आपको भी पानी वानी पीना पी लो, इसके आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 14 की यहाँ पर कोई दिक्कत, ये पहले स्टोरी पढ़ी थी नहीं पढ़ी, देख लो भैया यूपीएससी वाले ऐसे ही होते। जाइए जल्दी आइए वरना आपका लॉस हो जाए। हाँ पानी बंद करो सभी को ब्रेक। चलो थोड़ा चल रहा है, क्या हुआ कोई बात नहीं, अरे आप परेशान ना हो, चल जाएगा। वरना फिर मैं नोट्स तो देता ही देता हूँ, यहाँ कोशिश करूँगा बोल रहा हूँ चल रहा है। देखो भैया ऐसा ना हो घर वाले कहें लल्ला तुम मेहंदी लगा के आए क्या, बोले गए थे तुम वहाँ पढ़ाने और रचवा रहे हो। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई, रिवीजन हो जाए जब तक वो लोग आ रहे हैं। चलो भैया ग्रुप में एक्टिव हो जाओ। मैग्ना कार्टा कौन से सन में आया था? बिल्कुल सही। मैग्ना कार्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? महान प्रपत्र। और भारतीय संविधान में उसको क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। क्या कोई भी राज्य सरकार आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन सकती है? नहीं। कोई भी ऐसा पीछे था जिसको लग रहा हो मौलिक अधिकार छीन सकता और राज्य नहीं छीन सकता? पक्का? मौलिक अधिकार का निर्माण केवल नए मौलिक अधिकार दिए जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है संविधान में? उनके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन उनको स्क्रैच यानी हटाया नहीं जा सकता। ग्रुप ए फिर से रेडी हो जाओ। बिल ऑफ राइट कौन से सन में आए थे? बिल ऑफ राइट कौन से सन में इंट्रोड्यूस किए गए थे? अब बताओ। ग्रुप बी बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स यानी कि अमेरिकी जो है क्या कहते हैं अधिकार विधेयक कौन से सन में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी आप लोगों से परिचय कराया गया था? 1787। लागू कब किया गया था? जी हाँ, यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। यूपीएससी लिख देगा कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, और अगर आप उसमें 1789 टिक लगाया तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, भारतीय संविधान का एक प्रचलित क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ। तो इस पर 26 नवंबर 1949 की डेट लगा देते हैं कई लोग, कई 26 जनवरी 1950 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ही बिल ऑफ राइट और 12-15 की मैग्ना कार्टा को देखिए मत होना। मैग्ना कार्टा की कोई भी दो डेट नहीं है, मैग्ना कार्टा की 1215 की। और यूपीएससी के लिए ये उनका फेवरेट टॉपिक रहा है कि इंडिया के अंदर मौलिक अधिकार की प्रेरणा हमें किन दो विधेयक से या किन दो इतिहास की जो घटनाओं से मिलती है। तो अब तो आप लगा सकते हैं, पहला महान प्रपत्र यानी मैग्ना कार्टा और दूसरा अमेरिकी नागरिक मौलिक अधिकार विधेयक से मिला। तो यहाँ पर कोई दिक्कत?
आर्टिकल 14 समझने से पहले की जरूरी है। आर्टिकल 12 मतलब कोई भी राज्य आ जाए, कोई भी दूसरे देश में चले जाओ तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे कुछ छीन सकता है या नहीं? अच्छा, अगर आप लोग नेपाल चले जाओ और वहाँ के राजा से जाके कहो मेरा मौलिक अधिकार चाहिए, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 12 के अंदर एक लाइन लिखी है कि भारतीय सीमा के, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं जाता अमेरिका, और अमेरिका में हथियार खरीदने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, मौलिक अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 2, तो मैं वहाँ कहता कि मेरे वहाँ पर तो ये आज़ादी मिली है, मुझे सारे हथियार दे दो और आज़ादी है मुझे, मैं तो हथियार चलाऊँगा यहाँ पर। हम अपने मौलिक अधिकार जिस देश में दिए वहीं पे तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, दूसरे के घर में जाकर के कह दोगे मुझे तो सुबह अंडा खाने का शौक है, मुझे नहीं मतलब बता रहे। चलो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 की। यहाँ तक कोई समस्या? क्या समस्या? अच्छा नो सर बोलिए। अब आ जाओ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो दो बातें बताता है, अनुच्छेद 13 जो है वो दो बातें बताता है कि राज्य सरकार, आर्टिकल 12, ये तीनों सेक्शन ना उल्टे चलते हैं, 12, 13, 14। 14 के बारे में 13 बताता है, 13 के बारे में 12 बताता है, तो 14 से पहले 13 पढ़ना चाहिए। 13 से सिंपल सी बात कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार आपसे छीन ले। मैंने कहा था ना 11,064 अधिनियम 1 करोड़, लेकिन भारतीय संविधान पतला सा 1 करोड़। भारतीय संविधान 11,064 अधिनियम से भारी है, क्योंकि अगर कोई भी अधिनियम भारत के अंदर ऐसा बन गया जिसने एक भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया तो फिर आप ये समझिए उस एक्ट को पूरा का पूरा खत्म किया जाएगा। भारतीय संविधान में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो सरकारें थी उन्होंने हीरो बनने की कोशिश करी और भारतीय संविधान को जीरो बनाया, लेकिन उल्टा ही हो गया। न्यायपालिका में बैठी हुई है ना, वो इसीलिए बैठी है। कभी भी आपसे पूछे कि न्यायपालिका का काम क्या है, तो न्यायपालिका का काम है संविधान की परिभाषा का वर्णन देना। वह कभी भी संविधान के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकता, लॉ बनाने का अधिकार हमारी विधायिका के पास है, संसद के पास है, स्टेट के विधानमंडल के पास है, परंतु उसकी परिभाषा को चेक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो ये देखेगा कि अनुच्छेद 14 की अवहेलना तो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। और इसीलिए हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जजेस हैं वो डॉक्टरों के रिगार्डिंग भी लॉ बना रहे हैं, इंजीनियरिंग का भी लॉ बना रहे हैं, छात्रवृत्ति उसका भी लॉ बना रहे हैं। तो पहले मैं यही सोचता था, जब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं प्रवीण था, मुझे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मुझे बीटेक, BCA, BA ऐसे सब करना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतनी वर्सेटाइल नॉलेज होती थी। मैं उनके जजमेंट पढ़ के चौंक जाता था। भाई अगर वीमेन की केस में बात करो, कोई भी सेक्सुअल एक्ट है तो वो एक्ट बनाए, वीमेन को लेकर के मेडिकल ग्राउंड पर कोई एक्ट है, कितने दिन की छुट्टी मिलना चाहिए वो बनाए का मतलब ये उसकी व्याख्या बनाई तो विधायिका। तो जब वो ये सारी चीज़ें करते थे तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उन्होंने हर चीज़ का बेस पढ़ा है। उनको पता है कि तुम महिलाओं के लिए या किसी के लिए कैसा भी नियम ले आओ, लेकिन महिलाओं की जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, उसका तुम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी भारत के अंदर अधिनियम ऐसा करेगा तो उसको खत्म कर देते। तो ये चीज़ समझ में आई। अनुच्छेद 13 दो बातें कहता है कि कोई भी अनुच्छेद 12 के अंदर स्टेट मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश, नो, स्टेट मतलब सरकार, कि कोई भी सरकार ऐसी विधि, ऐसा नियम, ऐसा आदेश, ऐसी परिसीमा, ऐसी रोक, ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी जो कि किसी व्यक्ति के भाग में बैठे मौलिक अधिकारों को छीन के ले जाए। और उसी में दूसरा प्रावधान भी दिया है जो कि होता है 13 और उप अनुच्छेद 13(2). 13 को ये बताता है कि अगर ऐसा कोई भी नियम हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बना देती है तो उस पर 1803 वाली न्याय पुनर्विचार की तरह शक्ति प्रदान करिए कि आप उसको जाकर के न्यायालय में चेक कर यहाँ तक कर सकती है। तो अभी जो आर्टिकल 14 आएगा ना वो तो और आई ओपनर, उसमें तो और मजा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिख लो थोड़ा सा एक लाइन में, शॉर्ट में मैं लिखवा दे रहा हूँ। मौलिक अधिकार का हनन अनुच्छेद 12 के तहत
होने से रोकना मौलिक अधिकार का हनन अनुच्छेद 12 के तहत होने से रोकना। हाँ, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 12 की सरकार की, अनुच्छेद 12 मतलब राज्य सरकार व केंद्र सरकार का दायित्व है। बता मतलब ये डेफिनेशन कनेक्ट कर लो। का दायित्व है जिसमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्य को यह शक्ति प्रदान है। आप राज्य को यह शक्ति प्रदान है। आप लोग देर एक पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपको उसमें ऐसा ही एकदम आएगा जैसे मेरे से आ रहा है कि 12-13 कंफ्यूजन हो रहा है। कभी भी आप देर एक पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको लगेगा ये लाइन तो कॉमन लग गया, इसके पहले का मतलब आ गया या बाद में आ गया। देर एक पढ़िएगा आप लोग अनुच्छेद 12 एक बार घर जाके। देर एक का मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक जाने तक पढ़ने का, उसकी भाषा पढ़िएगा जरूर, आपको मजा आएगा। अब अनुच्छेद 12-13-14 के बीच में खास कर आप एक लिमिट समझ लें। अनुच्छेद 14 को मौलिक अधिकार हो गया और मौलिक अधिकार तो हमारे चल ही रहे हैं, लेकिन 12 और 13 बहुत महत्वपूर्ण। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये सेंटेंस में नहीं समझे और आसान भाषा में ऐसे लिखो कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य आता है। राज्य का मतलब हमारे देश की सरकार है जिसको अनुच्छेद 13 के तहत शक्तियां प्रदान है कि वो कोई मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अपनी भाषा में भाई जो मैंने शब्द बोले वो रॉकेट साइंस नहीं है, आपको नहीं समझ में आया बस एग्जाम में जो समझ में आए वो ठीक समझ में आए वही लिखना है। जाके हमारे मेरे पापा जो बड़े भाई को ज़्यादा मानते हैं, छोटे छोटे की समानता है, मतलब ऐसे समानता नहीं। हाँ भाई सर जैसे ये बोल रहा है कि इसमें मौलिक अधिकार 12 के तहत राज्य और केंद्र सरकार का दायित्व है। जैसे मेरे इस बात को लिखवाने का मतलब है कि दायित्व तो राज्य सरकार है और उसकी शक्ति है। तो हनन की बात अगर हनन की दायित्व की बात लेकिन हनन के केस में तो राज्य नहीं समझे। फिर से अपना क्वेश्चन आर्टिकल 12 आप ऐसे समझो उसको आप काट दो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 13 के अंदर दो पहला ये बताता है कोई भी दो न्याय यानी कि दो परंतु राज्य सरकार की डेफिनेशन वो भी हमारे देखो 13 स्पेसिफिकली आपको कोर्ट जाने की पावर देता है, लेकिन राज्य सरकार भी तो अधिनियम बनाती है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस होने से बचाने के लिए या उसका मिसयूज होने से, तो उसके अंदर राज्य की भी पावर है। अगर कोई भी राज्य सरकार है उसने कोई भी ऐसा अधिनियम बनाया है जो अपने राज्य में भेदभाव को कम करता है, जो शक्ति उसके पास है। तो यहाँ पर 13 के अंदर आप लिख सकते हो कि न्यायालय और 12 के अंदर राज्य। चलें 14 पे स्विच करें या अभी परिभाषा में अटके हो? जिसको नहीं आ रही समझ में वो कार्ड दो, मैं नोट्स में लिखूंगा और आसान कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई अनुच्छेद 14 पे आगे। एक 7 साल का बच्चा है और एक 25 साल का वयस्क है, ठीक है। एक 7 साल का बच्चा है, एक 25 साल का वयस्क है। दोनों ने एक व्यक्ति की गोली मारी, उसने भी 7 साल वाले ने गोली मारी। क्या आप दोनों के साथ सामान्य व्यवहार करें? अभी तो आप अनुच्छेद 14 में बता रहे हैं समानता होनी चाहिए। अभी तो आप अनुच्छेद 14 में कह रहे हैं समानता होनी चाहिए, फिर तो आप भेदभाव कर रहे हैं बच्चे के साथ। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? चलो एक एक आंसर ले लेते हैं, साथ में क्योंकि सर हमारे जो आर्टिकल 14 है उसमें जो दूसरा क्लॉज है विधियों के समान संरक्षण, उसमें ये बात लिखी गई है कि
हालांकि ये लिखी नहीं है उस लिटरल लैंग्वेज में, लेकिन आपने मीनिंग बता दिया, ठीक है, वो सही बताया। हाँ, इधर से समान व्यवहार क्यों नहीं करेंगे? विधियों के समान संरक्षण दे रखा है। विधियों के समान संरक्षण दे रखा है। और कोई आंसर ग्रुप बी से? ये तो पता है ना, आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है समानता की। अब देखो, हमारे यहाँ जब संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 का गठन यानी कि इसको बनाया, इसका निर्माण किया, तो उनके सामने भी यही समस्याएं आई। एक तरफ उनके पास यूएस का सिद्धांत था, एक तरफ अमेरिका का सिद्धांत था, और दोनों सिद्धांत जो है वो अलग अलग तरीके की बात करते हैं। अगर हम बात करें यूएस के सिद्धांत की, यानी ब्रिटेन के सिद्धांत की, तो उसका मानना है कि इक्वल यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। यानी विधि में नहीं देखेंगी कि सामने प्रेसिडेंट है कि सामने कॉन्स्टेबल है, दोनों विधि के सामने जो है उनको क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की जो रूल है समानता को लेके वो थोड़ा दूसरा है। वो कहते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक। उनके कहने का मतलब है कि जो योग्य है उसको योग्य के स्तर पर आप दो दर्जा, और जो अयोग्य है उसको अयोग्य की तरह ट्रीट करो। लाइक शुड बी नॉट ट्रीटेड अलाइक, यानी कहने का मतलब ये कि अयोग्य व्यक्ति को आप लाइक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब इसको और आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। भारत के अंदर विधि को लेकर के 3 प्रावधान है। सबसे पहला ये है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इसको लिख लो आप, लिखो भारत में संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। समानता की बात करता है। दो प्रकार की समानताएं, अनुच्छेद 14 बताता है। पॉइंट 1 डाल के लिखिए, विधि के समक्ष समानता, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा यूएस या ब्रिटेन का कंसेप्ट। इसको ब्रैकेट में कर लेना, यूएस या ब्रिटेन का कंसेप्ट, ठीक है। ये ब्रिटेन से हमने लिया कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट 2 डाल के लिख लीजिए, जी हाँ, ब्रिटेन से लिया। उसके बाद पॉइंट 2 डाल के लिख लीजिए, कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन लिख लिया, हिंदी में लिख लिया आप लोगों ने, कानून के समक्ष समान संरक्षण। ये दूसरा वाला था जो मैंने बोला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और पहला जो पॉइंट था वो था विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये जो कंसेप्ट है दूसरा वाला, इसके आगे ब्रैकेट में करेंगे यूएस या अमेरिका, ये हमने अमेरिका से लिया। देखिए, संविधान बनाते वक्त उनको ये पता था कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अगर हम यूएस का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लागू करते हैं तो दिक्कत आनी है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 7 वर्ष का बच्चा और 25 वर्ष का बच्चा, दोनों के लिए एक जैसी सजा के प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि विधि के समक्ष समानता हो गया पहला, और क्या है संरक्षण की बात करता है, उसके अंतर्गत क्या आता है कि जिस व्यक्ति ने जैसा कृत्य किया है उसको उसके अनुसार मापा जाना चाहिए। अब आप ये बताइए मुझे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, वो बहुत बढ़िया है पाकिस्तान के लिए, गजब, वहाँ से पाकिस्तान का फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि मानववादी है। उसको पाकिस्तान में अनेकों किताब लिखने के लिए नोबेल पुरस्कार, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें मिल चुकी हैं, ठीक है। वो भारत में आतंकी प्रक्रिया करने के लिए आता है। अब जब आतंकी प्रक्रिया करने के लिए आता है तो पकड़ा जाता है। क्या होता है कि यहाँ की कोर्ट में उसको ले जाता है, और कोर्ट के सामने जब ट्रायल शुरू होता है तो वो कहता है कि मैं बाई कैरेक्टर बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो पाकिस्तान में ये हूँ, ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और आप मेरे साथ असमानता नहीं कर सकते। आपके यहाँ पर मुझे ट्रायल के दौरान ये बात रखनी चाहिए कि मैं
पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ जिसने तमाम पुरस्कार जीते, तो क्या भारत का न्यायालय उसे किसी तरीके की छूट देगा इस बेसिस पर? अगर हम चलिए कोई ये बात करता है कि नहीं मैं तो दूसरे देश में बड़ा बड़ा देता हूँ और ऐसा ऐसा हूँ आपके साथ डील करो, तो क्या भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त देता है? यही जो हमारा दूसरा स्टेप है जिसमें हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस करते हैं, उसके अंदर एक बात बताई गई है जिसको अब आप समझिए। भारत में कुछ भी विधि से ऊपर नहीं है। हमारी जो भारतीय संविधान की किताब है उसको कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। जिस मातृभूमि पे आपने जन्म लिया वहीं का आपके लिए कानून सर्वोपरि है। और आप देख रहे हैं कानून की ताकत कि कोई भी सरकार आ जाए हमारे कानून के मौलिक अधिकारों नहीं ला पाएंगे। और किताब का शासन जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के शासन से अच्छा जा रहा है। इस बात का आप देख सकते हैं कि इतिहास के बाद 1215 में आपने ये देखा एक व्यक्ति आया था तो सुबह उठता था कुछ भी कर देता था। तो हमारे भारत के अंदर समानता जो है उसको बैलेंस करने के लिए दो चीज़ें एक साथ पढ़ी जाती हैं और उसको बोलते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय। ये आप कभी भी इक्वलिटी की बात आ जाए तो आप लिखेंगे कि भारत के अंदर इक्वलिटी को बराबर करने के लिए हम दो चीज़ों का एक साथ उपयोग करते हैं, इसके मतलब इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आनी चाहिए कि अगर भारत में समानता है तो राष्ट्रपति के साथ विधि भी रह जाती है। कई मामलों में राष्ट्रपति को कई प्रावधान मिलते हैं, सांसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, और विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनको अनेकों अधिकार मिलते हैं। तो ये भी तो अंतर है, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर मिल रही है और कहीं ना कहीं उस पावर के अनुसार उनको विधि के अकॉर्डिंग भी छूट मिल रही है। तो ऐसा क्यों है बताओ, बता सकता है कोई? किसके लिए नहीं है? राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं है कि रामनाथ कोविंद जी की पूजा कर रहे हैं या उनको योग्य मान रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि भारत के अंदर पद की गरिमा है। आपने सुना होगा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट भी जज के न्यायालय में जाता है तो वो वहाँ पर जा करके सल्यूट करता है या फिर रिस्पेक्ट करता है। लेकिन आप और हम सभी अगर नीचे से नीचे न्यायालय के स्तर पर जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे जिसको विषय, और फिर अगर कोई जज आकर के खड़ा होता है तो सभी लोग खड़े होते हैं साथ। तो क्या आप उस व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे हो या उसको आप जो है रिस्पेक्ट दे रहे हो उसके? तो इसीलिए भारत का जो संविधान बना उसमें अनुच्छेद 14 के अंदर कुछ ऐसे पद और कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए जहाँ पे समानता को अपवाद में रखा गया। किसमें? और भारतीय संविधान के अंदर जिस चीज़ का जवाब नहीं है उसको अपवाद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंदर जिस चीज़ का जवाब नहीं है वो अपवाद कहा जाता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी विषय हो, अपवाद। यहाँ के अपवाद में अनुच्छेद आता है 361 ये बताता है कि भारत में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो होते हैं जब तक वो अपने ऑफिस टर्म यानी कि उस पद पे विराजमान रहते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? विधिक। लेकिन क्या विधिक कार्रवाई उनके अपने व्यक्तिगत चीज़ों के लिए हो सकती है? जैसे राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत के अंदर एक विधेयक आया, आपको सबको पता है कि किसान बिल वापस हो गया, लेकिन उसमें किसान बिल पर अंतिम साइन तो नहीं होंगे, तभी तो वो विधेयक जो है वो एक्ट में परिवर्तित हुआ होगा। मान के चलो कि किसान बिल आने पर इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, उदाहरण दे रहा हूँ, कि ये बिल गलत बना दिया किसी ने, ये बना दिया, वो कर दिया, तो क्या राष्ट्रपति को आप सजा दे सकते हो इस काम में? कभी नहीं, क्योंकि उसने अपने कार्य के दौरान कोई भी विधेयक, कोई भी ऐसी चीज़ करी है तो उसके लिए हम उसको सजा का प्रावधान नहीं दे सकते। इवन अगर राष्ट्रपति जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने जाता है और वहाँ पर उसके साथ अगर सेना के चीफ है और राष्ट्रपति जी को मन करता है कि लाओ बटन दबा दो, तो जो सेना का चीफ फांसी से लगेगी, राष्ट्रपति जी का कुछ नहीं होगा। उनको माना जाएगा कि वो तो भैया अपने रूटीन मैनर पे थे, वो तो चेकिंग करने आए थे, तुम काय के लिए थे? तुम सेना के एडमिरल, तुम सेना के चीफ थे, तुम्हें उनको बताना चाहिए था सर बटन नहीं दबाना, और उन्होंने दबा दिया तो तुम उत्तरदायी। यही शक्तियाँ राज्यपाल को मिली थी। तो राष्ट्रपति को मुझे लगता है कि बहुत इनसेंट पद मिला हुआ है, इसलिए भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति ऐसा चुना जाता है जो लिमिटेड रहे, कम अवेलेबल रहे और निर्णय लिए तो बहुत देख के समझ के बैलेंस निर्णय लिए। आप कभी भी जैसे हमारे अभी तो राष्ट्रपति हुए थे आदेश देखिए, तो अभी तो प्रेसिडेंट में हमारे रामनाथ कोविंद जी, इनसे पहले कौन थे? बिरला, जिनकी डेथ भी हो गई और डेथ होने के बाद उनको आपको सभी को पता है उनको भारत। तो आप कभी भी देखेंगे अगर प्रेसिडेंट तो आपको देख करके रियलाइज होगा प्रेसिडेंट आर वेरी सॉफ्ट, मतलब दे आर नेवर वेरी हार्ड।
एक एज के हिसाब का व्यक्ति बनाते हैं कि राष्ट्रपति बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं जी। भारत रत्न जो ये आप बात की बात कर रहे हैं, मैं आपका डाउट दूर कर देता हूँ, उसे आप अनुच्छेद 18 में लेके जाइए। आप अनुच्छेद 18 सुनना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग जब 14 से 18 की और आगे बढ़ेंगे तो असमानता में उसको कवर कर लेंगे। इसके पीछे केस भी होता है, आपको केस भी होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर सबसे पहले आप बात में आ जाते हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ये दोनों का है अनुच्छेद 361। एक और बात आ जाता है, वो आ जाता है 361 का बड़ा का, यानी कि कैपिटल ए। उसके अंदर ये होता है कि कभी भी संसद की प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसी जांच चल रही है जिसके तथ्य सच है और वो किसी भी सदस्य के पास उन तथ्य पे टिप्पणी करने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मैं उदाहरण आपको दिए देता हूँ। जैसे राम मंदिर पे विवाद चल रहा है, ठीक है, राम मंदिर तो खैर अब सेटल हो गया डिस्प्यूट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए ज्ञान बाबू मंदिर का विवाद चल रहा है, अगर उसमें किसी के पास प्रमाणित सर्टिफिकेट होता है और हमारी संसद के अंदर बैठ करके आपस में डिबेट चलती है, तो कोई टिप्पणी कर देता है कि राम तो भगवान थे, सॉरी मुझे लेकिन ऐसे टिप्पणी कर देते हैं कि राम तो भगवान नहीं, वो तो एक सोच थे। तो अब देखा जाए कि राम को एक सोच बताने के ऊपर भावना हमारी आ रही थी, हम तो ये चाहेंगे उसको जेल में डालो, कार्रवाई हो, लेकिन वहाँ पर संविधान के तहत उनको एक प्रावधान के तहत ये छूट मिली हुई है कि वो अपनी डिबेट और डिस्कशन पे लेकिन सत्य चीज के ऊपर बहस कर सकते प्रमाण। दूसरा आ जाता है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 105 संविधान के जो सांसद के सदस्य होते हैं उनको छूट और स्पेशल प्रिविलेज यानी कि अनेकों अवसर प्रदान करता है और उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है अगर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग यानी कि जो कोई भी बैठक या समिति आपकी चल रही होती है संसद के। 194 विधानमंडल के लोगों को संसद की तरह ही देखता है। इनफैक्ट एक ऐसा प्रोविजन भी है जिसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो आपको है। अगर बाहर से कोई विदेश मंत्री आता है या हमारे भारत से कोई भी दूत, आप जानते हो ना राजदूत बन के जाता है, IFS ऑफिसर्स होते हैं वो एम्प्लॉय बन के जाते हैं, तो क्या उनके ऊपर विदेश में बैठ के विदेश जाके काम होता है? मेरी बात हमसे समझना और इसके ऊपर क्योंकि प्रश्न भी होगा आपका। अगर यहाँ पर हमारे भारत के अंदर कोई चाइना का एम्प्लॉय आया होगा, चाइना अपने राज्य में भारत को पूछता है और ये सब अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत होता है ताकि देशों के बीच में एक दूसरे से अच्छे संबंध बने। तो मुझे ये बताओ कि जो चाइना का व्यक्ति यहाँ एम्प्लॉय है, क्या उसके ऊपर हमारे संविधान के मौलिक अधिकार या अन्य विधि लागू नहीं लागू होगी या नहीं होगी? ग्रुप सी होगी कि नहीं? डाउट में ग्रुप बी होगी कि बल्कि पीछे से कॉन्फिडेंट आंसर आया, होंगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। पीछे वाले बच्चे होंगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। आप लोग जो चाइना से एम्बेसडर आएगा उसको यहाँ हमारे पास में आकर के हमारे जो अच्छे अच्छे कर्तव्य हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें वो तो मिलेंगी, लेकिन अगर वो यहाँ पर आकर के हमारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं रोकें उसको नहीं लगाएंगे, वो कोई टिप्पणी कर सकता है आकर के, वो लोग करते ही नहीं। वो लोग यहाँ अपने जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत आते हैं, वो लोग अलग से एम्बेसडर अधिनियम होते हैं उनके तहत गवर्न होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर अनुच्छेद 14 का प्रावधान लागू नहीं होता है, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, स्पेशल छूट देंगे। ऐसे ही हमारे भारत का अगर कोई भी दूत जाता है अमेरिका में या कहीं भी तो उसको भी वहाँ पर अमेरिका का कोई भी नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता, उसको पूर्णतः छूट मिलती है। दूसरा ये होता है कि अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट है उससे हमारी लड़ाई चल रही है तो भारत में आकर उसको आप समानता दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे। भारत के अंदर तो जो है उसका पूरा ट्रायल होता है शुरू से, उसको जेल भेजते हैं, उसकी सुनवाई होती है, सब कुछ होता है, कैसे होता है? बताओ। हमारे कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं ये घर जाके पढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को दी जाएगी। इसके अलावा 12 से लेकर 35 में जो भी छूट रहे, अगर बाहर विदेश से कोई आता है नागरिक यहाँ रहने के लिए थोड़े समय के लिए या एक दिन घूमने भी आता है तो उसको भी हम मौलिक अधिकार देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को दिए जाते हैं, यानी कि अगर कोई बाहर से आ रहा है घूमने तो आप उसके साथ सामान व्यवहार नहीं करोगे। ये चीज़ समझ में आ गई? आप लिख सकते हो कि 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो सिर्फ भारत के नागरिक को विशेष मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, एवं कोई बाहरी व्यक्ति भारत में आता है तो उसको मौलिक अधिकार तो दिए जाते हैं परंतु ये मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। इसका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मैं आपको।
अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर से आता है और उसके कल्चर में गाली देना आम है, अब उसको सम्मानित करके हमने बुला लिया कि चलो भैया राष्ट्रपति की सभा हो गई है, इनको गाली दो। अब वो एकदम ओपन मिजाज का आदमी है, बोल डाला, वो तो वहाँ पे अपनी सांसद को गाली देता है, ठीक है, क्या वो यहाँ पे बैठ के गाली दे सकता है? कुछ भी बोलने की आज़ादी जो है वो भारत के नागरिक को है, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति को। वो यहाँ पर आके उतना ही प्रोटोकॉल में बोलेगा जिससे यहाँ की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो मौलिक अधिकार की यात्रा में थोड़ा बहुत समझ में आया कि समानता भारत में कैसे बैलेंस करी जाती है, समानता होती है, समानता की नीति जरूरी है, और समानता की लागत के भारत के अंदर विविधता को किस तरीके से स्थान दिया, ये तो समझ में आया। आप भी कोई डाउट, आप भी कोई समस्या, किसी को ना समझ में आया? 1215, 1787, 1789। हाँ जो आप बात कर रहे हो 19 के 19 2 3 4 5 6 के प्रावधान किया था। ऐसे नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति, वो तो आप छोड़े दीजिए, उन लोगों पे तो रेस्ट्रिक्शन लगी जाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी देश की सुरक्षा की जानकारी कहीं और मुहैया कराते हैं तो 19(4) के तहत आपके ऊपर टोटल सारी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसके लिए अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको 19 की जो रेस्ट्रिक्शन है वो उसकी जरूरत है, नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो पैदा तो भारत में है, तो भारत की कोई भी सीक्रेट या ऐसी चीज़ जाकर के वहाँ शेयर नहीं कर सकती। ये चीज़ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो चलो फिर प्रश्न उत्तर हो जाए आप लोगों से। पहले तो घर से एक प्रश्न लिखना है, वो आप लिख लो क्वेश्चन। भारत में, हाँ प्लीज़ पूछिए। बिल्कुल, और उसके ऊपर अगर ऐसा कोई भी देखिए जो आप कहना चाह रहे हैं वो हुआ है, और इनफैक्ट ऐसे भी केसेस हुए हैं कि बाहर तेहरान और बहरान से ही जो शेख लोग आते हैं ये यहाँ पे बच्चों को अपने साथ रखते हैं, उनका सेक्सुअल अब्यूज़ भी कर देते हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर जो छूट है, लेकिन सबसे पहले हम एम्बेसी को खबर भेजते हैं, सबसे पहले उनकी एम्बेसी को। अगर उनकी एम्बेसी कहती है कि आप अपने यहाँ ट्रायल चला सकते हो और हमें परमिशन मिल जाती है, तब हम यहाँ का ट्रायल चलाते हैं, वरना उनके जो कानून है उसके तहत उनको हमें भेजना होता है वापस और वहाँ ट्रायल चलता है। ये दोनों प्रावधान। हाँ बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश में एक्स्ट्राडिशन यानी हिंदी में प्रत्यर्पण संधि कहते हैं, और इसके तहत, लेकिन प्रत्यर्पण संधि जो है वो किसी कैदी पे लागू होती है, इस मामले में नहीं है। कैदी का मतलब ये कि हमारा कोई वॉर का क्रिमिनल हो, जैसे यहाँ से कोई टेररिस्ट भाग गया यहाँ ब्लास्ट करके, हाँ, लेकिन जैसे कि वो एक एम्बेसडर थे तो एक पद के हिसाब से उनको कुछ छूट मिले थे, तो इसलिए भी सबसे पहले उनकी एम्बेसी को रिपोर्ट करना। और अगर एम्बेसी कहती थी कि आपके यहाँ जो कानून है आप उसके तहत ट्रायल चलाइए, या कोई उसने ऐसा गंभीर अपराध कर दिया जिसके तहत हम कहते हैं कि हम आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आपकी तरफ से आपके कानून की इंटरप्रिटेशन हमें नहीं मिल जाती, तो उसमें हमारी कल्चर का कानून है कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब इंटरनेशनल संबंधों के बेसिस पे होता है, इसका फ़ायदा भी मिलता है दूसरे देशों को, वो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसे आज़ाद कर दिया था, तो ये क्या मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर है। कभी कभी हमें वो काम करने पड़ जाते हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ होते हैं। तेहरान से या बहरीन से एक बार राजा आए थे, 80 साल के थे वो, और वो यहाँ से 12 साल की, मतलब 16 या 17 साल की लड़की उनके ऊपर फूल डाल दी, तो उनको वो अच्छी लग गई, तो उन्होंने उससे शादी कर ली, लेकिन जबकि भारत में 18 साल से नीचे शादी नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्योंकि हमें उनसे तेल खरीदना और उनको जो है वो कुछ और खरीदना। आप पढ़िए एक बार फेमस इंसिडेंट है, आप गूगल करिएगा कि ऐसा कौन सा बहरीन से आया था, उनका जो प्रिंस थे या प्रिंस कौन आए थे इंडिया से, यूपी से, और मुझे मिलेगा मैं पक्का इसको ग्रुप में आर्टिकल शेयर करूँगा, इंग्लिश में। आप प्रश्न लिखो, भारत में विधि का शासन है, इस पर टिप्पणी कीजिए। भारत में विधि का शासन है, इस पर टिप्पणी कीजिए। विधि के शासन में आप अनुच्छेद 14 के अंदर जो दोनों मैंने लिखवाए हैं उसका वर्णन करते हुए थोड़े फैक्ट डालते हुए आंसर को लिखें, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। लिख लिया आपने, भारत में विधि का शासन है, इस पर टिप्पणी कीजिए। एक प्रश्न और लिख लीजिए छोटा सा, मौलिक अधिकार क्या गैर भारतीय, मौलिक अधिकार क्या गैर भारतीय लोगों को भी प्रदान किए जाते हैं?
मौलिक अधिकार क्या गैर भारतीय लोगों को भी प्रदान किए जाते हैं? गैर भारतीय समझ रहे हैं? मौलिक अधिकार क्या गैर भारतीय लोगों को भी प्रदान किए जाते हैं? इसकी समीक्षा करेंगे आज कल के जाएंगे। अब पहले हम इसलिए ये बताओ कि 1215 से लेकर के अभी तक यहाँ किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज़ बी वेरी फ्रैंक, आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको टीचिंग में लगता है कि सुधार या संशोधन की आवश्यकता है तो वो भी आप लेकर के, क्योंकि मुझे मज़ा तब आता है पढ़ाने में जब समझ में आए। अगर आपने वैसे करके बन के बैठे रहेंगे तो नहीं होते। फर्स्ट वाला राज्य यहाँ पर लोग जो भी सरकारें आएंगी, चाहे कोई भी सरकार आएगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाएगी, परंतु वह मौलिक अधिकार का अमल नहीं होगा। ठीक है, उसका काम ही यही होता है। पहली बात तो ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नकारात्मक नेगेटिव है। हम किसी सरकार को कुछ करने देना वो नहीं बताते। कोई भी सरकार आकर हमारे साथ ही कर नहीं सकती, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब चीज का मतलब क्या है कि जैसे 15(3) में महिलाओं से संबंधित, 16(3) में बच्चों से संबंधित और SC/ST के प्रमोशन के बाद 16(4) बड़ा 1:1। तो ये वाले जो सारे संशोधन हैं फंडामेंटल राइट्स में हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्लास 7 का इक्वलिटी का जो चैप्टर है वो सिर्फ इक्वलिटी यानी कि ह्यूमन डायस्पोरा के बारे में बात है। और आपको ये जरूर पढ़ के आएंगे कल से कल कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्या मानव अधिकार और मौलिक अधिकार होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, टाइम देखिएगा कितना हुआ है। हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।